प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने मिशन दक्षिण पर हैं। आज उनका चौथा दिन है इस दौरे का। कर्नाटका के शिवमोगा में इस वक्त एक रैली कर रहे हैं। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। हर बेटी देगी, शक्ति का हर उपासक देगा। 4 जून को इन्हें पता चल जाएगा कि शक्ति को ललकारने का मतलब क्या होता है। साथियों, कांग्रेस सत्ता हासिल करने के किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी है, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजियत वाली मानसिकता नहीं छोड़ी। बांटो और राज करो, वो अपनी विरासत कांग्रेस को देख करके गए हैं। कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, जाति में बांटा, समुदाय में बांटा, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर लोगों को बांटा और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन फिर भी बांटने वाली इस मानसिकता वाली कांग्रेस को इतने से संतोष नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस फिर से देश को बांटने वाले खतरनाक खेल भी खेलने लगी है। अभी अपने इस मंसूबे पर भी खुलकर बोलने लगे हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने देश को एक बार और बांटने का बयान दिया है। ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल फेंकने के बजाय कांग्रेस पार्टी उसका बचाव कर रही है। कर्नाटका ऐसी राजनीति और ऐसे षड्यंत्रों को कभी सफल नहीं होने देगा। कर्नाटका की धरती का ऐसा अपमान करने वाली कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में चुन चुन करके साफ कर देना चाहिए। करेंगे ना? करेंगे ना? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे ना? चुन चुन करके साफ करेंगे ना? 26 अप्रैल और 7 मई को आपको इसी संकल्प को लेकर निकलना है। 26 अप्रैल और 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शिवमोगा में अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए तीसरा मौका मांगते हुए और लोकसभा की तारीखों के बाद जिस तरीके से अब सरगर्मियां बढ़ी हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी विपक्षी दलों की जो जनता के बीच में जाने का पूरा कार्यक्रम है वो अब बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद। अब चुनाव आयोग जो होता है, चुनाव आयोग के पास ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल चुनाव आयोग के पास हो जाता है। अब तारीख के आने के बाद सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर मंथन इस वक्त कर रही है। कुछ राज्यों में सब कुछ तय हो गया है, तो अब लोकसभा की रणनीति जो है वो तैयार हो रही है। कुछ राज्यों में अंतिम रूप देना उसे बाकी है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग जगह पर क्रो ग्रुप की मीटिंग है जिसमें यह तय हो जाएगा कहां पर क्या सीट, कौन उम्मीदवार। पटना से मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से रणवीर सिंह और बेंगलुरु से निहाल किदवई। एक एक करके जरा समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य में इस वक्त हो क्या रहा है। सामने यह आ रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में यानी कि कल 19 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा समेत 13 राज्यों में बाकी बची हुई जो उम्मीदवार हैं, जो सीटें हैं, उस पर चर्चा होनी है। माना यह जा रहा है कि कल की बैठक के बाद बीजेपी की तीसरी लिस्ट सामने आ सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195, दूसरी में 72, कुल मिलाकर 267 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। बिहार में
एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर अगले 2 दिन में बेहद अहम फैसले हो सकते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, बीजेपी 17। वहीं बीजेपी अपने खाते की 1 सीट वीआईपी पार्टी को देने के लिए तैयार है और अगर मुकेश साहनी एनडीए में नहीं रहते हैं तो यह सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान को 5, जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट देने की बात की जा रही है। वहीं पशुपति पारस को लेकर भी अगले 2 दिनों में कोई अंतिम फैसला हो सकता है। हालांकि अभी तक यह फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आसान नहीं है, पेच कई है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, वो पिछले चुनाव में बड़ी जग जाहिर रही। नीतीश कुमार बार बार कहते रहे कि बीजेपी ने ही उनको हमारे खिलाफ इस तरीके से खड़ा किया, स्ट्रेटेजिकली खड़ा किया, जिससे कि उनकी पार्टी को नुकसान हो। चिराग पासवान, नीतीश कुमार दोनों एनडीए में। पशुपति पारस जो 5 एमपी लेकर चिराग पासवान की पार्टी तोड़कर वहां पहुंचे थे, उनका कोई अता पता नहीं। तो कितना आसान मुश्किल गणित समझ आ रहा है आपको? देखिए, बिहार एनडीए के अंदर सीटों का तालमेल कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन में नीतीश कुमार वापस जब से आए हैं, सबको लगता है कि इस अलायंस से अगर आप चुनाव में अगर आपको एक ही सीट मिले, जैसा कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिलने की उम्मीद है, तो आपका स्ट्राइक रेट या आपकी जीतने की जो संभावना है वो एनडीए अलायंस से ज़्यादा बेहतर होती है महागठबंधन की तुलना में। जहां तक सीटों का फॉर्मूला है वो पहले से तय हो चुका है कि बीजेपी 17 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर और चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 5 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी 1-1 सीटों पर लड़ेंगे। नीतीश कुमार जो आज रात में जा रहे हैं, आज देर शाम जाएंगे, कल हो सकती है कि एक जो पूरे बिहार के एनडीए के घटक दल हैं, वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा या जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके साथ मिलकर एक फोटो ऑप होगा, क्योंकि सीटों की संख्या सबको मालूम है। एक सीट को लेकर थोड़ी सी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में जीत है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की 2 ऐसी सिटिंग सीट है, गया और काराकाट, जो इस बार वो सहयोगियों को जा रही है, एक उपेंद्र कुशवाहा को और दूसरी जीतन राम मांझी को। तो उसके बदले में एक सीट तो उन्हें मालूम है कि किशनगंज का उन्हें किशनगंज से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट को लेकर है कि वो शिवहर की सीट होगी या औरंगाबाद की सीट होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की इच्छा है कि जो पूर्व सांसद हैं आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद को चूंकि उन्होंने कमिट किया है, तो उनके लिए वो एक सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के ऊपर निर्भर करती है। जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, तो चिराग पासवान ने 1 सीट छोड़ी है, खगड़िया की सीट। 5 सीटों पर, 19 सीटों पर लड़ रहे हैं, जो पिछली बार वो 2019 के चुनाव में लड़े थे। लेकिन चिराग पासवान के लिए जो सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने बीजेपी पर दबाव डाला और इस बात के लिए मनवाने में वो कामयाब रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको किसी तरीके का जो है रिहैबिलिटेशन नहीं देगी, यानी कि उनको राज्यसभा में जाने का ना आश्वासन देगी, ना ही उन्हें किसी राज्य का गवर्नर बनाएगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, या जो एक रिवेंज होता है, वो पूरी तरीके से बदला जो होता है, उन्होंने अपना पूरा किया है। तो बिहार एनडीए के अंदर जो है बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं है, सब कुछ सेटल है। अब है कि औपचारिक घोषणा कल किसी समय में आपको क्या देखने पशुपति को मिल पारस जाएगा। अगर इस स्थिति में महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं? उनके लिए क्या दरवाजे वहां खुले हुए हैं? देखिए, बिहार का जो महागठबंधन माइनस नीतीश कुमार है, तो उसके पास निश्चित रूप से जैसे बीजेपी या एनडीए माइनस नीतीश कुमार में कई सारे सहयोगियों के लिए गुंजाइश होती थी, उसी तरीके से महागठबंधन के लिए भी किसी भी तरह के सहयोगियों के लिए, या वो चाहे मुकेश मल्ला हो या पशुपति पारस हो, उन सब के लिए उनको एडजस्ट करने की उनके पास में स्कोप ज़्यादा बनता है, क्योंकि जो एनडीए है वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पे एलाइज ज़्यादा हैं, सीट 40 ही हैं, और उसके अलावा जो है पिछली बार एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 सीटें जीती थी, तो कोई भी अपना सिटिंग सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वैसे में आप कह सकते हैं कि अगर कल तक पशुपति पारस के लिए कोई फार्मूला नहीं निकाल पाती है बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व, वैसे स्थिति में
पशुपति पारस के पास में राजद के या महागठबंधन के शरण में जाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अंकित, तो छह मात का खेल चल रहा है। एक जमाने में पशुपति पारस ने चिराग पासवान को एक बड़ी चोट दी थी और उसका बदला अब पूरा करते चिराग पासवान भी दिखाई पड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ के बात करें तो दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद पार्टी यहां के बचे हुए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। अब तक बीजेपी ने 80 में से 51 उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत महेश शर्मा, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति जैसे कई नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जो चुनाव है वो 7 चरणों में उसके लिए वोटिंग कराई जाएगी। रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, जहां तक कि अगर नामों की बात करें, और क्या उम्मीद लगाई जा रही है अगली लिस्ट में कितने और नाम घोषित किए जा सकते हैं? देखिए, बिहार में गठबंधन को लेके पेच फंसा है, लेकिन यूपी में गठबंधन को लेके पूरी क्लैरिटी है। बीजेपी के पास 4 सहयोगी हैं, निषाद पार्टी, सुभासपा, अपना दल और आरएलडी। इन चारों पार्टियों में से 3 पार्टियों को बीजेपी ने सीटें दे दी, 5 सीटें, जिसमें आरएलडी को 2, अपना दल को 2 और सुभासपा को 1। चौथे सहयोगी संजय निषाद को बीजेपी पिछले बार भी अपने कोटे से उनके बेटे को चुनाव लड़ाई थी संत कबीर नगर सीट से। इस बार भी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अब यूपी में 80 सीटें हैं, 80 में से 75 पर भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ेगी। 51 की घोषणा हो चुकी है, 24 सीटें बाकी हैं। अब ये 24 सीटें कौन सी? इसमें सुल्तानपुर, जहां से मेनका गांधी सांसद हैं, पीलीभीत, जहां से वरुण गांधी सांसद हैं, कैसरगंज, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह जो लंबे समय तक विवादों में रहे उनका नाम है, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी हैं, कानपुर से सत्यदेव पचौरी हैं। इसके अलावा आप गाजियाबाद, जहां से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं। इसी तरह से जो 24 सीटें हैं वो सारी 24 सीटें इस वक्त उन लोगों के लिए धड़कनें बढ़ाने वाली हैं जिनका अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। संतोष गंगवार भी उसमें शामिल हैं, 8 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ये जो 24 सीटें हैं, इन सीटों को लेकर के बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ है। चूंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बीजेपी ने लक्ष्य रखा है सभी 80 सीटें जीतने का, ऐसे में बीजेपी ने जिन सीटों पर अपने सांसदों को रिपीट करना था, ऐसी 45 सीटों पर अनाउंसमेंट कर दिया। 6 ऐसी सीटें थी जहां पिछली बार 2019 में बीजेपी हारी थी, वहां पर भी नए प्रत्याशी दे दिए गए या कुछ को रिपीट किया गया। अब जो 24 सीटें बची हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका टिकट कट सकता है, और इन 24 को लेकर विचार विमर्श आज करने के लिए कोर कमेटी की बैठक होगी दिल्ली में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। शाम को बैठक होगी, चर्चा होगी 24 सीटों पर कौन कौन संभावित हो सकता है, और वो चर्चा करने के बाद एक लिस्ट फाइनल करके बीजेपी के आला कमान को पकड़ा दी जाएगी। कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो आला कमान जीत हार के जो भी समीकरण होते हैं वो समझेगा, और समझने के बाद तय करेगा कि उसकी जो प्रायोरिटी है वो किस कैंडिडेट के लिए फिट बैठती है। और उसके बाद संभव है कि सभी 24 सीटों पर आने के बाद सभी 75 सीटों पर जहां बीजेपी को लड़ना है वो लिस्ट जारी हो जाएगी। महत्वपूर्ण होगा, जैसे रणवीर कह रहे थे कि क्या वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जिसको लेकर काफी विवादों में घिरे रहे, उनको लेकर बीजेपी की काफी किरकिरी भी हुई जब महिला पहलवानों का पूरा प्रदर्शन चला, क्या उनको भी टिकट दिया जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो उनका क्या अगला रुख होगा? ये सारी आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण खबरें जरूर बनी रहेंगी। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, जहां पे बीजेपी की कोर ग्रुप की जो बैठक है वो हो रही है। कर्नाटक में इस बार बीजेपी का जेडीएस के साथ गठबंधन है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, 2 चरणों में उसके चुनाव होंगे, 26 अप्रैल और 7 मई को। 2019 में बीजेपी ने यहां 25 सीटें हासिल की थी। बीजेपी अब तक 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 10 मौजूदा सांसदों का पत्ता काटा गया है। तो देखा जाए तो किस तरीके से आगे की तैयारियां पूरी हो रही हैं, किस किस के नामों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आज कर्नाटक में हैं। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी निहाल खिदवाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, प्रधानमंत्री पूरी ताकत झोंक रहे हैं साउथ इंडिया में, कर्नाटक में इस वक्त उनकी रैली भी जारी है। बाकी बची सीटों पर क्या समीकरण बनते आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और जिनके पत्ते कटे हैं, ईश्वरप्पा को उम्मीद थी, बाकी जो सांसद है जिनको उम्मीद थी, जिनके अभी टिकट नहीं मिला है, वो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो चुनावी दौरा कर्नाटका में शुरू किया वो गुलबर्गा से शुरू किया और उसके बाद अब शिवमोगा में है, क्योंकि शिवमोगा ही एक ऐसी जगह है जिसने प्रवेश द्वार खोला था दक्षिण में बीजेपी के लिए, क्योंकि शिवमोगा यानी शिकारीपुरा से येडियुरप्पा लगातार जीतते रहे हैं। कद्दावर नेता है, ये येडियुरप्पा के बाद उनके बेटे वहाँ से जीतते रहे हैं और दोनों ही, एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है वहाँ से, और वो एक सत्ता का केंद्र के तौर पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए रहा है शिवमोगा, और इसलिए प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत शिवमोगा में झोंकी है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है, लेकिन यहाँ पर जो विरोध की जो आवाज़ सुनने को मिल रही है वो ईश्वरप्पा के साथ साथ एक और इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सदानंद गौड़ा, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उनका यह कहना है कि वो भी जल्द ही फैसला लेने वाले हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि उनका यह कहना है कि उन्हें लगता है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने उन्हें अपमानित किया है। हुआ ये कि कुछ दिन पहले सदानंद गौड़ा ने यह ऐलान किया था कि उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन बाद में वो फिर से वापस आए और उनका कहना था कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो चुनावी राजनीति में वापस आए। केंद्र के नेताओं से उनकी बात हुई, जैसा कि सदानंद गौड़ा का कहना है। तो अब विरोध का स्वर न सिर्फ सदानंद गौड़ा की तरफ से उठ रहा है, ईश्वरप्पा की तरफ से। ईश्वरप्पा एक बड़ी चुनौती येडियुरप्पा के बेटे के लिए खड़ी कर सकते हैं, इसलिए कि ईश्वरप्पा कोरबा समाज से आते हैं, जिसका कि तकरीबन 60 से 70 हज़ार वोट है वहाँ पे, और पिछली बार 2 लाख से थोड़े ज़्यादा वोट से जीते थे येडियुरप्पा के बेटे। और ऐसी सूरत में अगर ईश्वरप्पा वहाँ से खड़े होते हैं और इस बार वहाँ से गीता शिवराज कुमार खड़ी हुई हैं, जो कि लेजेंडरी कर्नाटका के जो सिने एक्टर रहे हैं, राजकुमार उनकी बहू हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा की बेटी हैं, तो उनकी भी अपनी एक पकड़ है। तो कुल मिलाकर के अगर ये विरोध शांत नहीं होता है तो येडियुरप्पा के बेटे के लिए चुनौती हो जाएगी। लेकिन ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी की, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है बीजेपी कंबाइन के लिए, वो ये है कि जेडीएस के साथ इस बार उनका गठबंधन है। पिछली बार जेडीएस का गठबंधन कांग्रेस के साथ था, वो वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हो पाया था, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कार्यकर्ताओं ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं जेडीएस और बीजेपी के बीच में, उनके बीच में एक तालमेल बैठाला जा सके, ताकि इस समझौते को वोट में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए यहाँ कर्नाटका में, जेडीएस के ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ तालमेल बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहाल किदवई, मेरे सहयोगी, इस वक्त कर्नाटका के बारे में जानकारी देते हुए। चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एसबीआई को जबरदस्त फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे से आदेश दिया कि एसबीआई गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दे, बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर या सीरियल नंबर का खुलासा भी करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एसबीआई न केवल बॉन्ड नंबर देगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर करेगा कि उसने किसी भी तरह की कोई जानकारी छुपाई नहीं है। एसबीआई को सारी जानकारी देनी होगी। उधर एसबीआई ने कहा कि हम बॉन्ड नंबर देंगे। उधर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट के बाहर दूसरी तरफ से इसे लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके से ये आंकड़े चलाए जा रहे हैं, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। एसजी ने कहा कि इसके पीछे हिडन एजेंडा है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि अदालत के कंधे पर इतने चौड़े हैं कि वो ये सब सहन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि एसबीआई से जानकारी मिलते ही चुनाव आयोग उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। The direction to the SBI to submit details of bracket 1, the electoral bonds purchased, semicolon, and bracket T2, political parties which have received contributions through electoral bonds, specifically since the date of the interim order dated 12 April 2019. स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयर
चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की तमाम आपत्तियों दलीलों को ठुकरा दिया है और 5 जजों के संविधान पीठ ने सीधे 3 दिन का वक्त दिया है कि वो तमाम जो डेटा है चुनावी बॉन्ड को लेकर उसका खुलासा करे, जिसमें यूनिक अल्फा न्यूमेरिक जो चुनावी बॉन्ड के नंबर हैं वो भी शामिल है। और कहा है कि स्टेट बैंक के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो गुरुवार शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे और बताएंगे कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित तमाम डेटा चुनाव आयोग को दे दिया गया है और कोई भी डेटा बैंक ने अपने पास छिपाकर नहीं रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में इस बेंच ने साफ कर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था तो उसमें तमाम पहलुओं को रखा गया था कि तमाम जानकारी चुनावी बॉन्ड की, जिसमें देने वाला कितने का चंदा दिया, किस पार्टी को दिया, ये तमाम खुलासा करने को कहा गया था और इसे अब बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसमें जो चुनावी बॉन्ड के जो नंबर होते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर वो भी शामिल रहेंगे और चुनाव आयोग को कहा है कि जैसे ही ये डेटा एसबीआई से उसे मिलेगा वो तुरंत इसे अपलोड करे यानी सार्वजनिक करे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही है, जो एक और अर्जी लगाई गई थी और मांग की गई थी कि अभी तक जो डेटा देना है वो अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक का डेटा चुनाव आयोग के पास है। 2019 से पहले का जो डेटा है वो भी सार्वजनिक करने के आदेश दिए जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ का जो फैसला था उसमें 2019 का डेटा देने की बात थी। अब अगर उसमें दखल देंगे, उसे संशोधित करेंगे तो एक तरीके से पुराने आदेश की समीक्षा करने जैसा होगा और हम इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। वहीं पर जो केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने यहाँ पर आपत्ति जताई कि किस तरीके से पीआईएल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाहर बहुत सारी मीडिया में बातें कही जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी कोई डायरेक्शन देना चाहिए, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अदालत के कंधे इतने चौड़े हैं कि वो इस तरह की बातों को सहन कर सकें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जो अदालत का कर्तव्य है वो संविधान और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को स्थापित करना है, जो एक अहम जिम्मेदारी उनके पास है, वो आगे भी करते रहेंगे। तो बहरहाल अब 3 दिनों के भीतर ये डेटा पहुंचेगा चुनाव आयोग के पास और उसे चुनाव आयोग तुरंत अपलोड भी करेगा, यानी साफ तौर पर अब साफ हो पाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, क्योंकि अभी तक जो डेटा दिया गया है उसका मिलान नहीं हुआ, जिसकी वजह से दिक्कत है। हरीश साल्वे जो स्टेट बैंक की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने कहा था कि बड़ा मुश्किल है सब इस तरह आदेश को इंटरप्रेट करना, क्योंकि कहीं भी अल्फा न्यूमेरिक नंबर देने की बात नहीं हुई थी। ये बड़ा सेफ कस्टडी में रखा गया है और ये अल्ट्रावायलेट किरणों से ही देखा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को भी ठुकरा दिया और एक बड़ा फैसला अब सुना दिया है। जाहिर है इस जो फैसले के बाद इसके बड़े परिणाम सामने आएंगे और आने वाले दिनों में ये तमाम जो अटकलें लग रही थी कि साफ नहीं हो रहा है कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, वो अब साफ हो जाएगा। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। वहीं लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव आयोग एक्शन में आ गया। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया है। इसके अलावा 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाया गया है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के गृह सचिव हटाए गए। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को अपने पद से हटाया गया है और उनके जगह उनके बाद जो सीनियरिटी के हिसाब से ऑफिसर है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने नोटिफिकेशन में जो मुख्य सचिव को भेजा गया है उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि एक पैनल भेजा जाए इलेक्शन कमीशन के लिए 3 अफसर के, जिनमें से इलेक्शन कमीशन अगले डीजीपी चुनाव की प्रक्रिया के समय काल के लिए जो डीजीपी रहेंगे उनके नाम घोषणा कर पाए, उनको चुन पाए। अब
ये डिसीजन कैसे होता है ये जानना भी ज़रूरी है। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार रहते हैं कि चुनाव के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें रिशफल करना, उनको मैनेज करना, ये चुनाव आयोग के पास एक जिम्मेदारी रहती है और पावर भी रहता है, ये अधिकार भी रहता है। और इस अधिकार के अनुसार चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में डीजीपी को हटाने का एक आदेश दिया है। साथ साथ मुख्य सचिव को उन्होंने लिखा है कि 3 नाम भी भेजा जाए आज शाम तक, ताकि वो अगले डीजीपी चुन पाए। अब ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे पहले भी हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। और ये क्यों होते हैं? चुनाव आयोग को इनपुट्स मिलते हैं हर राजनीतिक दल से। जब चुनाव आयोग के सदस्य यहाँ आते हैं, राज्य में आते हैं और पूरे जो चुनावी प्रक्रिया का जो प्रिपरेशन है उसका जायजा लेते हैं, तब उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बातचीत होती है, इनपुट्स मिलते हैं। भाजपा के पश्चिम बंगाल में ये आरोप रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है और पुलिस है वो तृणमूल से जुड़े हुए हैं। और तृणमूल का ये बयान रहा है कि देखिए, इसमें ऐसे चुनाव के समय जब आप एक ऐसे पद से किसी अधिकारी को हटाते हैं, तब उसकी जो रिपल इफेक्ट होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पे होता है, और ये नहीं होनी चाहिए ऐसे तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का बयान भी इसमें आने वाला है। और अब जो है राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी के पद छोड़ना पड़ेगा चुनाव प्रक्रिया के समय काल तक, और उसके बाद जो चुनाव आयोग के पास जो नाम भेजे जाएंगे, उन 3 नाम में से चुनाव आयोग इलेक्शन के समय, चुनाव के समय काल तक कौन डीजीपी की जिम्मेदारी निभाएंगे वो चुनाव आयोग तय करेंगे। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिला दें, आज शाम एडिटर इन चीफ एनडीटीवी संजय पुगलिया के साथ देखना ना भूलें बैटल ग्राउंड महाराष्ट्र, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावों में किस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही हैं उसका विश्लेषण करेंगे संजय पुगलिया। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पीकर के अयोग्य ठहराने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का परीक्षण करने को तैयार है। बागी विधायकों की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को नोटिस भेजा है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अप्रैल के आखिर में सुनवाई की जा सकती है। वहीं खाली सीटों पर चुनावी प्रक्रिया में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार हुआ है, लेकिन साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग आमतौर पर मामला लंबित होने के कारण उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी नहीं करता है। मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गजाली, इसका असर जो है आज की जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसका असर क्या देखने को मिल रहा है? क्या जो विधायक हैं, बागी विधायक हैं, उन्हें अभी भी कहीं से कुछ बीच का रास्ता निकालने की उम्मीद है, या फिर ये माना जाए कि अगर ये चुनाव होते हैं, उपचुनाव लोकसभा के साथ साथ, तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर खतरे की घंटी मंडराती रहेगी? जी, 2 चीज है अंकित, की देखना यह होगा कि ये जो 6 बागी उम्मीदवार हैं, इन 6 में से इलेक्शन कौन कौन लड़ता है उन 6 सीट पर, और अगर इलेक्शन होता है तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें इंटरवीन कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, स्पीकर से जवाब मांगा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी चीज पर जो यथास्थिति बनी हुई है उस पर कोई चेंज नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई चेंज नहीं है, इलेक्शन के नोटिफिकेशन पे कोई चेंज नहीं है, जो बाईपोल होने वाला है या उपचुनाव जो होने वाला है। देखना होगा कि ये 6 के 6 जो उम्मीदवार हैं जो अब सदस्य नहीं रहे, उन 6 में से 6 कौन इलेक्शन लड़ता है या नहीं लड़ता है, और लड़ता है तो क्या कांग्रेस के साथ कोई सुलह होती है और फिर लड़ता है, या बीजेपी की तरफ से कोई उनको टिकट मिलती है या नहीं। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि दोबारा जब चुनाव होंगे तो जो आंकड़ों का खेल है उसमें कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार पे खतरा दोबारा पैदा हो सकता है, क्योंकि पहले 68 मेंबर्स असेंबली थी या सदस्य 68 थे, तो कांग्रेस के पास 40 विधायक होते थे। अब 6 घटने से वो जादुई आंकड़ा जो है, सदस्यों की संख्या जो है घट के 68 से 6 हटा दें तो 62 पहुंच गई, तो वो 31-32 पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में कांग्रेस का जो फोकस होगा वो लोकसभा से ज्यादा विधानसभा के इन 6 सीटों पे होगा, कि जरूर अगर 4 में से वो कुछ हार भी जाते हैं तो शायद वो झेल लेंगे,
लेकिन विधानसभा की ये जो 6 की 6 सीटें हैं, इस पे वो जरूर कोशिश होगी कांग्रेस की कि वो 6 की 6 जीतें, ताकि सरकार जो है वो बरकरार रहे वहां पर। सरकार बचाने की लड़ाई ज्यादा अहम है और कांग्रेस पार्टी हिमाचल में किसी भी तरीके से इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार अभी फिलहाल बची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ने में आपको बताते हैं कि दिल्ली शराब नीति कथित जो मामला है, जो घोटाला है, उसमें बीआरएस नेता के कविता अब सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी है। कविता ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो गैर कानूनी है। वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को फिर से जेल जाना पड़ेगा। 10 महीने से अंतरिम जमानत पर सत्येंद्र जैन मेडिकल आधार पर उन्हें जो जमानत मिली थी उस पर बाहर थे। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत देने से उन्हें इनकार कर दिया था और तुरंत सरेंडर करने को कहा गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उस मामले में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि कोर्ट ने उन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थी और अब कहा गया है कि उन्हें सरेंडर करके वापस जाना होगा। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस दी है। टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। चुनावों और अन्य मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहली बार होगा कि बिहारी बाबू पटना साहिब क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं होंगे और इस बार फिर से वो आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ खुद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा है। कैसा लग रहा है कि इस बार आप पटना शहर में हैं लेकिन पटना साहिब से आप उम्मीदवार नहीं होंगे? हाँ, ये पटना तो मेरा घर है, माता पिता यहाँ मेरी पैदाइश है, यहाँ से पढ़ाई लिखाई जितनी भी की पटना साइंस कॉलेज से, तो पटना से बहुत पुराना और बहुत ही गहरा रिश्ता है। मैं हमेशा कहता हूँ बिहार मेरी कमजोरी है और बिहार मेरी शक्ति भी है। अब रही बात कि इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, तो लोग ये तो अब जग जाहिर हो चुका है, लोगों को पता है कि मैं आसनसोल से चुनाव लड़ा। किस कॉन्टेक्स्ट में लड़ा या कैसे जाना पड़ा चुनाव लड़ने की, वो तो बात पुरानी हो गई। लेकिन इतनी खुशी ज़रूर जाहिर करूँगा कि मैं देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वशक्तिशाली, स्ट्रीट फाइटर, ट्राई टेस्टेड एंड सक्सेसफुल ऐसी ममतामयी ममता जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और आसनसोल की जनता, बंगाल के लोग, बंगाल के लोग जब बोलता हूँ तो उसमें कहना बहुत ज़रूरी है, वहाँ हमारे अपने बिहार के लोग, हमारे झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, हमारे सरदार जी लोग, जितने पंजाब के लोग। और आपको पता होगा आसनसोल ट्रांसपोर्ट का तो बहुत बड़ा हब है ही, रेलवे का भी बहुत बड़ा हब है, चितरंजन वगैरह सब आपने नाम सुना होगा। और आसनसोल तो ऐसे ही बहुत ही मशहूर जंक्शन है। तो इनसे यहाँ सब गया चुनाव लड़के, या जिससे जब चुनाव लड़ा तो रिजल्ट अप्रत्याशित, यानी हमने भी इतनी कल्पना नहीं की थी कि पहली बार ही जाके और पहली बार ही इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिलेगा वहाँ के लोगों का कि शायद मिड टर्म इलेक्शंस के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आप 1989 से राजनीति में कैंपेन कर रहे हैं, 1996 से आप राज्यसभा में थे, 2009 से आप लोकसभा में सदस्य रहे। ये बताइए कि इस चुनाव के बारे में, ये जो आगामी चुनाव है 2024 का, ये कहा जाता है कि ये डन डील है, चुनाव कहीं भी कोई लड़े लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उनको अपनी अच्छी खासी बहुमत आएगी। देखिए कल क्या होगा ये तो जनता के आशीर्वाद पर निर्भर करेगा। मैं कह सकता हूं आपको कि इस बार इनकी तमाम कोशिश, जो 400 पार कह रहे हैं और 370 कह रहे हैं, कहीं घूम फिर कर इनकी हालत 204 की तरह ना हो जाए, 2004 की तरह। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे और यहाँ पे लोग हमारे तोते उड़ गए थे, जब हम लोग ऐसी ऐसी बातें की थी और भारत के भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय
अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे फादर फिगर, उनके वक्त में हम लोगों ने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया। प्रचार इतना किया इंडिया शाइनिंग का, लेकिन शाइन कौन करके शाइन करते हुए आए? हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन के। इस बार इन्होंने कहा 400 पार। अगर आप हमारी बात से मान नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, लेकिन कह रहा हूं कि लोगों का कहना है, कलकत्ता बंगाल में कहा था आपकी बार 200 पार, तो आपकी बार 200 पार कहा था। बड़ी मुश्किल से ऐसे तैसे जैसे जैसे कैसे कैसे करते हुए 77 सीटों पे फैसला हुआ आए थे। आने तीन डिजिट में भी नहीं आ सके थे। इस बार 400 पार कहा है तो उसी औसत से जाएंगे। 200 पार कहा तो 77 है, 400 पार कहा तो 77 इंटू 2 देख लीजिए आप। 150 पौने 200 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगे। आप आज की बात नोट कर लें, 2004 में ऐसा हो चुका है, हमारे परखच्चे उड़ गए थे और वहाँ पे हमारी तमाम अच्छी नीयत और कोशिश के बावजूद हम नहीं आ सके थे। इस बार आप देखिएगा वही रिपीट होगा। 2004 में इनकी 400 पार की तमन्ना 400 हार में बदल जाएगी। सांपों से खिलवाड़ और ड्रग्स से जुड़े मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव ने कबूल किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने माना है कि वो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। आरोपियों से पहले से संपर्क में था। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर 29 NDPS यानी कि नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लगाया है, क्योंकि स्नेक वेनम यानी कि सांपों का जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा था। NDPS एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग से जुड़ी साजिश में शामिल हो। इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती है। इससे पहले कोर्ट ने कल एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। कल ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जाने माने यूट्यूबर और बिग बॉस 2 के विनर एल्विश यादव ने नोएडा पुलिस की पूछताछ में यह मान लिया है कि वो रेप पार्टीज में स्नेक वेनम यानी सांपों का जहर सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव ने यह भी माना कि वो आरोपी राहुल को जानता है। आरोपी राहुल वही है जो कि 4 सपेरों को लेकर नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में आया था और उसे और सपेरों को नोएडा पुलिस ने 3 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। तब उनके पास 9 सांप मिले थे और सांपों का जहर मिला था। उस 20 ml जहर को नोएडा पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए जयपुर भेजा था, जहां से कंफर्म हो गया कि वो सांपों का जहर है। इसके बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को तमाम सबूत मिलने पर गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल वो जेल में है। नोएडा पुलिस ने अपनी FIR में NDPS का सेक्शन 29 भी लगा दिया है। नोएडा पुलिस के मुताबिक ये सेक्शन तब लगाते हैं जब ये साबित हो जाए कि किसी मामले में ड्रग्स की खरीद फरोख्त हो रही है। तो इस मामले में जो सांपों का जहर था वो ड्रग्स के तौर पर रेप पार्टीज में सप्लाई हो रहा था। इसीलिए पुलिस ने NDPS का सेक्शन 29 लगा दिया है, जिसमें आसानी से जमानत जो है वो नहीं मिल पाती है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो नोएडा पुलिस है वो जांच कर रही है और एल्विश यादव को गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे सिंडिकेट में क्या और लोग भी शामिल हैं उसको लेकर जांच की जा रही है। एल्विश यादव ने कहां पार्टियां की उसको लेकर जांच चल रही है और तमाम जो लोग पहले अरेस्ट हुए थे उनके बारे में उनकी जो पूरी एक्टिविटी है, जो उनके कॉल डिटेल हैं, जो उनके मैसेज हैं, वो सारे नोएडा पुलिस ने स्कैन किए हैं और इसको लेकर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। तो इस मामले में एक बड़ी बात सामने आई है। नोएडा पुलिस सूत्रों के मुताबिक एल्विश यादव ने यह मान लिया है कि वो रेप पार्टीज में स्नेक वेनम सप्लाई करता था। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। चलिए अभी के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही, पर जाने से पहले आपको याद दिला दें आज शाम 8 बजे देखना ना भूलें NDTV एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ बैटल ग्राउंड महाराष्ट्र।